सो हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो यूएसएसआर था डिसइंटीग्रेट होने के बाद उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करी। चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थी, आई मीन कंट्रीज़, उनमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट थे। जो उनमें सिविल वॉर्स भी हुए, इंसर्जेंसी भी हुई, मतलब विरोध, मतलब कोई भी ग्रुप खड़ा हो गया कि हम राज करेंगे यहाँ पे। पर इसकी वजह से बहुत ही ने प्रॉब्लम आई खुद को ग्रो करने में। रशिया के अंदर खुद जो दो रिपब्लिक्स थे, सैन्या एंड एक्सतन, उनमें वॉयलेंट हुआ, मतलब सेक्शनिस्ट मूवमेंट हुआ कि हम अलग हो जाएंगे। बट मॉस्को ने इसे दबा दिया मिलिट्री से, मतलब उन पे मिलिट्री अटैक कर दिया। उन जो वहाँ के रिबेल्स थे, विद्रोह जो कर रहे थे। और इससे हुआ क्या, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट का उल्लंघन हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लोग मारे गए थे क्योंकि मिलिट्री अटैक था। और ये फेल भी रहा। इंडिपेंडेंस की जो इच्छाएं थी वो फिर भी चलती रही एक मिलिट्री अटैक करने के बाद भी। जो सेंट्रल एशिया में कंट्री है तजिकिस्तान, वहाँ पे 10 साल तक सिविल वॉर चलती रही, 2001 तक, 1991 से स्टार्ट होकर। जो अजरबैजान का प्रोविंस था, आई मीन उसे स्टेट बोलते हैं, इंडिया में स्टेट बोलते हैं, अजरबैजान में प्रोविंस। जो कुछ लोकल अर्मेनियंस थे वो वो अलग होना चाहते थे अजरबैजान से और अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। जो एक और जॉर्जिया कंट्री थी वो इंडिपेंडेंस की मांग कर रही थी। उसके अंदर ही जो दो स्टेट थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। बट इससे हुआ क्या, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। जो कंट्रीज थी लाइक यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, जो यहाँ के रिजिम थी, आई मीन जो यहाँ पे शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ बहुत बड़े मूवमेंट हुए। उन्होंने उखाड़ फेंकने के वहाँ की गवर्नमेंट को। जो कंट्रीज लड़ रही थी वो पानी के ऊपर लड़ रही थी। जो अंदर उनकी स्टेट्स भी थी, आई मीन कंट्री के अंदर जो खुद स्टेट्स थी वो खुद आपस में लड़ रही थी पानी को डिस्प्यूट को लेकर। और ऐसा भी कहा जाता है अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो वो मोस्ट प्रोबेबली पानी के कारण नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे जैसे कि पानी, जो पीने का पानी है वो बहुत ही कम है। और जो है पोल्यूशन से देखिए क्या हाल है, क्या हाल हो रहा है। जो हमारे रिवर्स हैं एकदम ख़राब। और जो इतने मास मूवमेंट्स हो रहे थे यूएसएसआर की जो फॉर्मर स्टेट्स है, इससे जो उनकी कंट्रीज़ में इंस्टेबिलिटी बहुत आ गई। आई मीन गवर्नमेंट और सिटीजन से ढंग से नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी उनके पास काफ़ी हाइड्रोकार्बन सोर्सेस लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनसे उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। बट जो सेंट्रल एशिया था वो कंपटीशन एरिया बन गया। और जो कंपटीशन बढ़ा था वो बढ़ा था जो इनके देश की खुद की कंपनीज में, और जो और जो दूसरी कंट्रीज है लाइक वेस्टर्न पावर्स हो गई, यूरोप हो गई। आपने सुना होगा कि जो बंगाली जो वहाँ पे युद्ध हुआ था इराक में, वो भी ऐसे कहते हैं कि अमेरिका ने वहाँ पे जो तेल था वहाँ पे इसीलिए उन्होंने इन्वेजन करा था ताकि वो वहाँ का इराक का पूरा ऑयल फील्ड है वो अमेरिका के अंडर में आ सके। हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 या 5 में है इराक इन्वेजन वाला। जो ये रीज़न था जहाँ पे इतने मूवमेंट्स और कंपटीशन बढ़ रहा था तेल ऑयल को लेकर, ये रशिया, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा हुआ था और वेस्ट एशिया के भी काफ़ी करीब था। 11 सितंबर 2000 के बाद यूएस चाहता था कि हमारा जो ये रीजन है यहाँ पे वो हो जाए, इनके अड्डे बन जाए, मिलिट्री बेसिस। आपने देखो आज भी अमेरिका के 700-800 अड्डे हैं पूरी दुनिया में। और इनके मिडल ईस्ट में भी बहुत सारे अड्डे हैं, एशिया में भी काफ़ी, यूरोप में भी काफ़ी जगह अमेरिका के अड्डे हैं आज भी। और जो यूएस की गवर्नमेंट है उन्होंने यूएस की गवर्नमेंट ने सेंट्रल एशियन स्टेट जो कंट्रीज़ थी उनकी गवर्नमेंट को पैसे दिए कि हमें यहाँ पे एयरबेस दो। और जब भी वॉर हो, उस टाइम में मैंने बताया था इराक वॉर चल रही थी, इराक अफगानिस्तान में इन्वेजन चल रहा था।
ताकि वो अपने प्लेन उड़ा सके इनकी टेरिटरीज के ऊपर, और बेस में वो उतार सके अपने प्लेन्स। रशिया ने सोचा जो ये कंट्रीज़ हैं इनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए। और जो चाइना था, चाइना का भी इंटरेस्ट था, बिकॉज काफ़ी ऑयल रिसोर्सेज थे इन कंट्रीज़ में। और जो वो है, चाइना ने जो अपने लोग थे वो इन कंट्रीज़ के बॉर्डर पे रहना शुरू करवा दिया ताकि ट्रेड बढ़े और इनसे फ़ायदा उठा सके चाइना। जो ईस्टर्न यूरोप था, जो जीक स्लोवाकिया था, वो दो हिस्सों में बट गया। जो पहला हिस्सा था वो था जीक्स, जो आज के जानते हैं जीक रिपब्लिक, एंड दूसरा था स्लोवाकिया, ये भी एक कंट्रीज है स्लोवाकिया। इन्होंने अपने कंट्रीज बना ली दोनों उसमें बट के पार्ट में। सो दोस्तों, हम ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो ये पार्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करते हैं इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया का के, और जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था उसके बाद उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन थे। जो इंडिया है, इंडिया ने अपने काफ़ी अच्छे रिलेशन रखे थे। जो यूएसएसआर कंट्रीज़ बिखर गई थी, जो डिसइंटीग्रेट हुई थी, बट जो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एलाय था, जिसके इंडिया के साथ सबसे अच्छे रिलेशन थे, वो थी रशिया कंट्री। और आप आज भी देखेंगे जो रशिया है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम इनको, जो रशिया है आज भी देखो, हम इनसे बहुत ही काफ़ी बड़े अमाउंट में हथियार बाय करते हैं। इसलिए आज भी एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है रशिया। आपने सुना होगा जो 1971 में जो हमने युद्ध जीता था, वेस्ट वेस्ट जो ये ईस्ट पाकिस्तान वाला, वो भी इसलिए जीते गए थे क्योंकि वहाँ से अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े भेज दिए थे और हमने यूएसएसआर से हेल्प मांगी थी। तो यूएसएसआर ने इसी को देखते हुए अपनी सबमरीन भेज दी थी जो कि न्यूक्लियर पावर्ड थी, और इसी को देखते हुए अमेरिका पीछे हट गया था। क्यों, उन्हें पता है अगर हम इंडिया पर अटैक करेंगे तो यूएसएसआर हम पर अटैक कर देगा। इसलिए यूएसएसआर ने अमेरिका पर अटैक नहीं करा और इंडिया इजीली जीत गया। और जो इंडियन हीरोज़ थे, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये काफ़ी फेमस हीरोज़ थे, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी फेमस थी। और जो वहाँ के सॉन्ग्स थे, इंडियन सॉन्ग्स थे, वो भी बहुत ही फेमस थे। रशिया में आपने वो काफ़ी वायरल वीडियोज़ भी देखी होगी जिसमें जो फॉरेनर्स हैं वो इंजॉय करते हैं, आराम से नाचते हैं, जो इंडियन सिनेमा के पुराने म्यूज़िक होते हैं। जो रशियन शेयर है जो रशियन इंडिया है, वो एक विज़न को, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, वो उसको शेयर करते हैं। आई मीन इन दोनों की एक ही राय है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें धरती पे बना रहना है, अगर जो हमें सिक्योरिटी है उसको बना के रखना है, हमें ये मानना पड़ेगा किसी भी अलाई कंट्री पे अटैक होता है तो सब पे अटैक माना जाएगा। और इंडिया रशिया का ये भी मानना था, अगर कोई कंट्री अटैक करनी है तो हमें उन्हें मिल के जवाब देना होगा। आप यकीन करेंगे जो 2001 में जो इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था, उसमें हमने कम से कम 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करे हैं। सो आप देख सकते हैं रशिया हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, और आज भी है। और इंडिया रशिया ये भी चाहते थे जो उनकी फॉरेन पॉलिसी हो वो भी स्ट्रॉन्ग हो, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी, ताकि वो खुद के डिसीजन ले सके। उनका दूसरा एम था जो यूएन है, यूएन को स्ट्रॉन्ग करा जाए, और जो वहाँ पे वो डेमोक्रेसी है, मतलब किसी एक कंट्री का इन्फ्लुएंस ना हो यूएन में। और जो रशिया है वो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है, लाइक कश्मीर इशू हो गया, एनर्जी सप्लाईज, हम वहाँ से काफ़ी एनर्जी लेते हैं रशिया से। और रशिया और जो रशिया है वो हमें इस बात में सपोर्ट मिलता है कि हमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ पे एक्सेस मिले, जो उनकी अनटैप्ड इकोनॉमी है वहाँ पे हमें हिस्सेदारी मिले, ताकि हम भी अपने उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। और इंडियंस कंपनी, और अब मैंने बताया था कि इंडिया एक बहुत बड़ा
बायर है रशियन वेपन्स का, इसलिए रशिया भी हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, क्योंकि हम उसके सेकंड लार्जेस्ट बायर है रशियन वेपन्स। रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। जब भी हमें ऑयल क्राइसिस की ज़रूरत थी, रशिया हमारे लिए हमेशा हेल्प के लिए खड़ा रहा। और हम रशिया से मांग करते हैं और कजाकिस्तान से मांग करते हैं, और जो भी तुर्कमेनिस्तान है, जो इम्पोर्ट है एनर्जी का वो और बढ़ाए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें एनर्जी चाहिए अगर हमें एग्जिस्टेंस में रहना है। और जो रशिया है, रशिया ने हमें न्यूक्लियर एनर्जी में भी काफ़ी हेल्प करी। जो हमने न्यूक्लियर प्लांट लगाए इंडिया में, वो भी रशिया का ही बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने हमारी मदद करी है। और जो हमें अपने रॉकेट के लिए इंजन चाहिए था, उसे बोलते क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, रशिया ने हमें प्रोवाइड करा। सो आप देख सकते हैं कि रशिया हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट था और है और आगे भी रहेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।